नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अनमोल कहानी घर यूट्यूब चैनल पर। जगदीश मलिक के बंगले के बाहर मैं पकौड़े बेचता था। एक दिन उसकी पत्नी मुझसे पकौड़े खरीदने आई और मेरे पास अपना एक बैग रखवाकर बोली, ये मेरी अमानत है, जल्द ही आकर मैं आपसे ये ले लूंगी। फिर कई साल गुजर गए मगर वो अपनी अमानत मुझसे वापस लेने नहीं आई। मैं रेडी से बड़े बड़े होटल का मालिक बन गया। एक दिन अचानक मेरी नज़र जगदीश साहब की पत्नी पर पड़ी, जो फटे पुराने कपड़ों में सड़क पर बैठी थी। मैं भागता हुआ उनकी अमानत लौटाने गया तो वो मुझे देखकर मुस्कुरा पड़ी और बोली, इसे एक बार खोल कर तो देखो। मैंने कांपते हाथों से जैसे ही उसे खोला तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया था। मैं एक मामूली सा पकौड़े बेचने वाला था। जगदीश मलिक के बंगले के करीब एक छोटी सी रेहड़ी लगाता था। सुबह से शाम तक मेरा यही कारोबार था और बस एक यही मेरी जिंदगी काटने का जरिया था। चाहे बारिश हो या तेज धूप हो, मैं रोज अपना ठेला वहीं पर लगाता था। सड़क पर चलते लोग, ऑफिस से आते जाते कर्मचारी, बच्चे और सभी लोग मेरे ग्राहक थे। लेकिन मेरी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। मैंने जिस दिन से अपने होश संभाले थे, तंगहाली और गरीबी को ही अपनी किस्मत बनते पाया था। मेरी माँ बीमार रहती थी। उनकी दवा के लिए अक्सर ही मेरे पास पैसे नहीं होते थे। मैं हर दिन यही कोशिश करता रहता था कि मैं ज्यादा से ज्यादा पकौड़े बेचूं, ताकि घर के खर्चों को उठाने के साथ साथ माँ के इलाज के लिए भी दवा खरीद सकूं। मेरी माँ एक बहुत ही नरम दिल और हर वक्त मेरे लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करने वाली औरत थी। वह हमेशा कहती कि बेटा, देखना एक न एक दिन भगवान तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें जरूर देगा। बस तुम ईमानदारी से जियो और कभी किसी का हक मत मारना। दिन भर की मेहनत के बाद जब मैं शाम को कुछ कमाई लेकर घर लौटता तो सबसे पहले अपनी माँ के लिए दवा खरीदता था। अगर कभी कुछ पैसे बच जाते तो रास्ते में से किसी रेड़ी से एक आध सेब या फिर केले खरीद कर घर ले आता था। जब भी मैं अपनी माँ के लिए कुछ लेकर जाता तो वो मुस्कुराकर मेरे सर पर हाथ रखती और मुझे दुआएं देती। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, भगवान तुम्हारी किस्मत में सारी खुशियां लिख दे, तुम्हें इज्जत दे। मेरी माँ की ये दुआएं मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई थी। मुझे याद है वो दिन, जो कि हर रोज के आम दिनों के जैसा ही था, जैसे कि बाकी के दिन हुआ करते थे। मैं ताजा पकौड़े तल रहा था। गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। कुछ लोग आकर खरीद रहे थे तो कुछ लोग आगे निकल रहे थे, मगर मेरा ध्यान ज्यादातर अपने तेल में उबलते हुए पकौड़ों पर ही था कि अचानक से एक बहुत ही आलीशान महंगी गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। मैंने चौंक कर देखा। ये वही गाड़ी थी जो अक्सर जगदीश साहब के घर के बाहर खड़ी नजर आती थी। उसका दरवाजा खुला और एक औरत बाहर निकली। उस औरत ने अपने चेहरे को एक शॉल से ढका हुआ था। बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थीं। वो आंखें ऐसी थीं जैसे कि उनके अंदर कोई बहुत बड़ा तूफान छुपा हो। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आई। मैंने फौरन से अपने दोनों हाथों को झाड़कर साफ किया और उनकी तरफ आगे बढ़कर कहा, मैडम, कुछ पकौड़े दूं? मैंने जल्दी से अखबार में कुछ पकौड़े लपेट दिए और उनके हाथ में दे दिए। वो खामोशी से खड़ी रही, जैसे कि कुछ कहना चाहती हो मगर कह नहीं पा रही हो। फिर अचानक से उन्होंने एक छोटा सा काला चमड़े का बैग मेरे ठेले के ऊपर रखा और बहुत ही धीरे से बोली, ये मेरे लिए बहुत ही कीमती है, इसे अपनी अमानत के तौर पर अपने पास रख लो, मैं बहुत जल्द ही इसे आकर ले लूंगी। मैंने हैरानी से उनकी तरफ देखा। मेम साहब, ये तो लेकिन आपका सामान है, ये मेरे पास कैसे? उन्होंने तुरंत ही अपना हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। बस रख लो, मैं वापस जाऊंगी बहुत जल्द। मैंने उनके लहजे में एक अजीब सी बेबसी देखी थी, जैसे कि कोई मजबूर इंसान आखिरी सहारे की तलाश में हो। मैंने फिर कुछ नहीं कहा, बैग उठाया और अपनी रेडी के कोने में रख दिया। वो जल्दी से पलट कर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गई और चली गई। फिर वो दिन गुजर गया, फिर एक और दिन गुजर गया और फिर एक हफ्ता और फिर महीने, लेकिन वो वापस नहीं आई। शुरुआत में तो हर रोज उस बैग को मैं देखता रहता था और सोचता था कि शायद वो इसे भूल गई हैं या फिर बहुत ज्यादा बिजी हो गई हैं। वक्त गुजरता गया और उस बैग की मालकिन वापस नहीं आई। फिर मेरी माँ ने एक दिन मुझसे उस बैग के बारे में पूछा, बेटा, ये बैग कैसा है? मैंने माँ को सारी बात बताई तो वो सुनकर खामोश हो गई। फिर बोली, बेटा, ये तो किसी की धरोहर है और किसी की धरोहर को कभी भी गलत नजर से नहीं देखना। जो भी हो, पर तुम इसे मत खोलना। मैंने माँ की इस बात पर सर हिलाया। जी माँ, मैं इसे कभी नहीं खोलूंगा। लेकिन मेरे दिल में कई तरह के सवाल उठते रहते थे। अगर ये बैग इतना कीमती था तो वो इसे वापस लेने क्यों नहीं आई?
कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें ढेर सारी दौलत भरी हो या फिर इसमें कोई राज छुपा हो। लेकिन मैंने अपनी माँ की नसीहत पर अमल किया था और कभी भी बैग को खोलने की हिम्मत नहीं की थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती जा रही थी। मैं रोजाना पकौड़े बेचता, जो भी कमाई होती उसमें से अपनी माँ की दवा खरीदता और उनके लिए कुछ फल लाता, और जो बचता वो घर गृहस्थी को चलाने में लगा देता। कई बार ऐसा होता था कि माँ की दवा के पैसे भी मेरे पास नहीं होते थे, तो मैं खुद भूखा रहकर उनके लिए दवा ले आता था। माँ मेरे सर पर हाथ रखती और कहती, बेटा देखना, तुम्हारी किस्मत में खुशियां जरूर आएंगी, बस धैर्य रखो। और मैं धैर्य रखता चला गया। नहीं जानता था कि ये बैग एक दिन मेरी तकदीर बदल देगा। वक्त गुजरता गया और मेरी मेहनत रंग ले आई और मेरे पकौड़े हर तरफ मशहूर होने लगे। लोग मेरी ईमानदारी की कस्में खाने लगे और मैं रेडी से एक छोटे से होटल का मालिक बन गया। मैंने एक छोटा सा होटल खोल लिया। मैं दिन रात मेहनत करता और मेरी माँ की दुआएं मेरी कामयाबी की सीढ़ियां बनती गईं। लेकिन वो बैग अभी भी मेरे पास था। हर रात जब मैं अपने होटल के कोने में उस बैग को देखता तो दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती। ये बैग अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था, मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये बैग तो मेरा नसीब लिखने वाला है। वो दिन गुजर गया, फिर एक और दिन, और फिर एक हफ्ता, और फिर महीने, लेकिन अभी भी वापस नहीं आई वो औरत। शुरुआत में तो रोज उस बैग को मैं देखता था और सोचता था कि कहीं ये कोई पैसों से भरा हुआ बैग तो नहीं है, मगर मेरे दिल में एक डर सा बैठ जाता था। ये तो किसी की अमानत है, मैं इसे कैसे खोल सकता हूँ? और ऐसा कीमती बैग तो अमीर लोग ही रखते हैं। कहीं इसमें हीरे जवाहरात तो नहीं है, या फिर किसी की ब्लैक मनी? मन में आता कि एक बार तो खोलकर देख लो, मगर फिर मैं हमेशा अपना सर झुका देता। कभी हिम्मत नहीं हुई उसे खोलने की। साल गुजरते गए, मैंने अपने काम में बहुत मेहनत की। छोटे से ठेले से एक छोटा सा होटल खोल लिया और फिर वही होटल बड़ा होता गया। फिर मेरा होटल पूरे शहर में मशहूर हो गया। मेरी किस्मत बदल गई, लेकिन वो बैग अभी भी मेरे पास था, बिल्कुल वैसे का वैसा। बहुत बार सोचा कि शायद वो मेम साहब मर गई होगी या फिर कहीं चली गई होगी, मगर मैंने कभी उस बैग को खोलने की हिम्मत नहीं की या फिर किसी को देने की भी हिम्मत नहीं हुई, ये सोचकर कि ये तो किसी की अमानत है। अब वो अमानत का बोझ मेरी आत्मा पर था। मुझे नहीं मालूम था कि बरसों के बाद एक दिन जब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी होगी, तो फिर एक दिन मैं उन्हीं आंखों का सामना करूंगा, लेकिन इस बार वो आंखें एक भिखारी की होंगी। वक्त भी बहुत अजीब है, कभी किसी के लिए बहुत तेज दौड़ता है तो कभी किसी के लिए बिल्कुल ठहर सा जाता है, और मेरे लिए भी वो कुछ देर के लिए ठहरा था और फिर धीरे धीरे चलने लगा। वो मेम साहब जिन्होंने वो काला चमड़े का बैग मेरे ठेले पर रखवाया था, एक दिन भी लौट कर नहीं आई थी। पहले दिन मैंने सोचा कि शायद वो व्यस्त हो गई, दूसरे दिन सोचा कि शायद कोई मजबूरी आ गई हो, तीसरे दिन दिल ने कहा कि बैग छोड़कर वो तो भूल गई होगी। लेकिन फिर अपने ही सवाल पर मुझे झिझक महसूस हुई। भला कौन भूल सकता है ऐसी चीज को जिसे वो अपनी जान से ज्यादा कीमती समझता है। लेकिन अब मैं बहुत ही अजीब कशमकश में था। वो बैग मेरे ठेले के नीचे रखा हुआ था और रोज मैं जब अपनी रेडी लगाता तो एक लम्हे के लिए मेरी नजर उस पर जरूर जाती। मन में बहुत ख्याल भी आते और कुछ डर भी। कई लोगों ने मुझे राय दी, हर कोई अपने तजुर्बे और अपनी नीयत के हिसाब से राय देता था। भाई, ये तो तुम्हारी किस्मत है कि किसी अमीर औरत का ये खजाना है, खोलो और देखो, शायद जिंदगी बदल जाए तुम्हारी। कुछ लोगों ने तो हंसी में कहा, यार तुम तो बस पकौड़े ही बेचने वाले हो, किस्मत ने तुम्हें एक मौका दिया है, इसे बेकार मत करो। मगर मैं हर बार सर झुका देता। मैं इस अमानत को हाथ नहीं लगा सकता। मगर क्या मेरा दिल वाकई में सुकून में था? दिन तो व्यस्तता में गुजर जाता था, मगर जब रात आई सब लोग थक कर सो जाते, होटल की रोशनी जब चारों तरफ जगमगा रही होती, तो कभी दिल में मेरे एक ख्वाब उठने लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने इसे खोला तो कोई मुसीबत मेरे गले आ पड़े। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल घूमते, मगर एक आवाज हर बार मुझे रोक देती कि ये किसी की अमानत है, अगर तुमने इसे खोला तो बहुत गलत होगा। ये मेरे ज़मीर की आवाज़ थी, जो सबसे बड़ी आवाज़ होती है, और मैं हमेशा अपने ज़मीर की मानता था। वक्त आगे बढ़ता रहा, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आते गए। रेडी से होटल, फिर एक होटल से दूसरा, और ये मैंने अपनी मेहनत से अपना मकाम बना लिया था। लेकिन वो बैग अभी भी मेरी अलमारी के अंदर किसी खजाने की तरह पड़ा था। लेकिन वो एक ऐसा खजाना था जिसे मैं खोल नहीं सकता था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ
जिसने मेरे ईमान को झकझोर कर रख दिया था। हुआ यूं कि एक दिन मैं होटल के हिसाब किताब को निपटाकर घर लौट रहा था। मेरी जेब में उस वक्त कुछ रकम थी जो दिन भर की कमाई थी। दिल में सुकून था कि अब माँ के लिए दवा और कुछ फल खरीद लूंगा। उस वक्त गलियां बहुत सुनसान थीं। एक स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। मैं धीरे धीरे अपने मोहल्ले की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक 3 आदमी मेरी तरफ बढ़े और उन्होंने कहा, ए जरा रुको। मैं ठिठक गया। तीनों के हाथों में चमकते हुए चाकू थे। उनके चेहरे आधे ढके हुए थे। वो बोले, जो कुछ भी जेब में है निकाल दो। एक ने बहुत ही गुस्से भरे लहजे में कहा तो मैं घबरा गया, मगर मैंने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की। भाई साहब, मेरे पास बस थोड़े से ही पैसे हैं और ज्यादा कुछ नहीं है, मैंने दबी हुई आवाज में कहा, मगर उन्होंने मुझे दबोच लिया। एक ने मेरी जेब में हाथ डाला और सारी रकम निकाल ली। ये क्या है, सिर्फ बस इतना सा? वो गुस्से में चिल्लाया, मुझे तो लगता था कि तू अच्छा खासा कमाता होगा, हमें बेवकूफ मत बना। मैंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरा लहजा उस वक्त सख्त था तो उस चोर ने मुझे धक्का दिया और मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ छिल गए थे, कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी। तभी अचानक से मुझे वो बैग याद आया। अगर आज मैं वो बैग अपने साथ ला रहा होता तो आज ये लोग न जाने क्या कर डालते, शायद मुझे जान से भी मार देते। ये सोचकर मेरे अंदर खौफ की एक लहर दौड़ गई, मगर साथ में ये यकीन भी पक्का हो गया कि मैंने बिल्कुल सही फैसला किया था। अब उस बैग को खोलने या किसी और को देना मेरे लिए किसी भी खतरे से खाली नहीं था। इस दौरान एक तरफ से पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा। वो चोर घबरा गए और जल्दी से अंधेरी गली में भाग गए। मैं जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। मेरी सांसें बहुत तेज थीं और दिल धड़क रहा था। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे उठा। पुलिस की गाड़ी आगे बढ़कर रुक गई। उसमें से एक कांस्टेबल उतरा और मेरी तरफ आया। क्या हुआ भाई साहब, ठीक तो हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ठीक तो हूँ, मगर चोर पैसे ले गए। वो बोला, ये इलाका रात में बहुत खतरनाक हो जाता है, सतर्क रहा करिए। मैंने हाँ में सर हिलाया और फिर जैसे तैसे घर पहुंचा। जब मैं घर पहुंचा तो माँ मेरा इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला तो वो तेजी से मेरे पास आई। बेटा, सब ठीक तो है ना? मैंने मुस्कुराकर उन्हें तसल्ली दी। हाँ माँ, सब ठीक है, बस कुछ लोग रास्ते में मिल गए थे, मगर कोई बड़ी बात नहीं हुई। माँ ने मेरे चेहरे को ध्यान से देखा, फिर मेरे जख्मी हाथों को देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, भगवान तुम्हें सलामत रखे। तुम हमेशा सही रास्ते पर चलो और कभी भी किसी का लेकर बुरा न सोचो। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया। माँ को तो मालूम भी नहीं था कि इस वक्त मैं किस कश्मकश से गुजर रहा हूँ, मगर वो हमेशा मेरे लिए यही दुआ करती थी। मैं खुद से फिर एक वादा किया कि ये बैग न कभी खोलूंगा, ना फिर मैं कभी और किसी को दूंगा, जब तक इसका असली मालिक वापस ना आए। वो रात मेरी जिंदगी का एक सबक बन गई थी। मैंने समझ लिया था कि अगर अचानक से कोई औकात से बाहर चीज हमारे पास आ जाती है तो असल में वो हमारी नीयत का इम्तिहान भी हो सकती है। ये बैग शायद मेरी तकदीर को बदल सकता था, लेकिन अगर मैं इसे गलत तरीके से खोलता तो शायद मेरी बर्बादी का कारण भी बन सकता था। मैं फिर उस बैग को अपनी अलमारी में काफी अंदर गहराई में रख दिया, जहाँ किसी की भी नजर ना पड़े। वक्त गुजरता गया, मैं दिन रात मेहनत करता रहा, होटल तरक्की करता गया, जिंदगी में खुशहाली आई, मगर वो बैग अभी भी मेरे पास था, जिसमें वक्त की धूल चढ़ती जा रही थी, लेकिन वो बिल्कुल सुरक्षित था। मेरे कर्मचारी, मेरे करीबी दोस्त सब हैरान होते, यार इतने साल हो गए, अब तो वो मेम साहब कभी नहीं आएंगी, छोड़ दो इस बात का ख्याल। लेकिन मैं नहीं मानता था। मैंने उस बैग को अपने कमरे में एक छोटी सी अलमारी में सुरक्षा से रख दिया था। वो एक खामोश राज बन चुका था जिसे सिर्फ मैं जानता था। कई बार दिल में सवाल उठता कि क्या वो औरत जिंदा भी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी हादसे का शिकार हो गई हो? कहीं उन पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? मैं कई बार जगदीश मलिक के घर के सामने से भी गुजरा, लेकिन वो जगह भी अब बदल चुकी थी। मुझे वहां पर नए लोग नजर आते थे। कभी सोचता था कि जाकर पूछूं, लेकिन फिर रुका रहा। ये मेरा हक नहीं था। एक दिन जब मैं अपने दफ्तर में बैठा था तो दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। मैं अपनी अलमारी से वो बैग निकाला और उसे गौर से देखा। उसका चमड़ा अब कुछ फट चुका था। वक्त की मार ने उसे बहुत पुराना सा कर दिया था, लेकिन मैंने कभी हिम्मत नहीं की उसे खोलने की। ये राज मेरा नहीं था, मैं इस पर कोई अधिकार नहीं रखता था। मैंने खुद से कहा, मैं अपनी आखिरी सांस तक इस बैग को नहीं खोलूंगा, जब तक इसकी असली मालकिन खुद वापस नहीं आएगी।
लेकिन क्या वो मालकिन कभी वापस आएगी? ये सवाल मेरे जहन में हर रोज गूंजता रहता था और फिर मैं उसे झटक देता था। मेरे पास अब पैसा था, इज्जत थी, शहर में मेरा नाम था। लोग अब मुझे पकौड़े वाला नहीं बल्कि कामयाब होटल चेन का मालिक कहते थे। लेकिन मैं भूल ही नहीं पाया कि हर कामयाबी के साथ साथ वो बैग भी मेरी जिंदगी का सबसे कीमती राज था। फिर एक दिन सालों बाद अचानक मेरी नजर उस औरत पर पड़ी। जिंदगी के भी अजीब रंग होते हैं। कई बार वो हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हम अचानक ही सालों पहले खोए हुए लोगों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सालों के बाद एक दिन जब मैं अपने होटल का चक्कर लगाने के बाद शहर की सबसे बड़े बाजार से गुजर रहा होऊंगा तो मेरी नजर अचानक किसी ऐसे चेहरे पर पड़ेगी जिसे मैं शायद कभी भूल ही नहीं पाऊंगा। ये हर रोज के जैसा आम दिन था, मगर मेरी किस्मत ने इसे बहुत ही खास बना दिया था। मैं शहर को बीचों बीच अपनी गाड़ी में बैठा था और सिग्नल पर रुका हुआ था। सड़क पर गाड़ियों का शोर, दुकानदारों की आवाजें और फेरी वालों के पुकारने की आवाज हमेशा की तरह गूंज रही थी। मैं आज खुश था। जिंदगी ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया था। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से इज्जत को पाया था और अपनी गरीबी को हरा दिया था। और आज शहर के बड़े होटलों में मेरी गिनती होने लगी थी। मगर मुझे क्या मालूम था कि यदि मेरे अंदर के सुकून को हमेशा के लिए ये दिन तबाह कर देगा। मैं अभी आराम से बैठा गाड़ी में आसपास के नज़ारों का जायजा ले रहा था कि तभी अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे पर बैठी एक औरत के चेहरे पर पड़ी। मेरा हाथ स्टीयरिंग पर तभी सख्ती से जम गया। उसके पुराने कपड़े मिट्टी से अटे पड़े थे, बाल और झुर्रियों से भरा हुआ चेहरा, वही आंखें जिन्हें मैं बरसों पहले अपनी रेडी के पास खड़े देखा था। जगदीश मलिक की पत्नी थी ये। मैं तो जैसे सांस लेना भूल गया। ये वही औरत है जो कभी महंगे कपड़ों, कीमती गहनों और तरह तरह की खुशबुओं से लिपटी रहती थी, जिसके माथे पर कभी भी परेशानी की एक लकीर भी नहीं आती थी। आज वही औरत बिना चप्पल के मैली शॉल ओढ़कर, उसका चेहरा धूल से ढका हुआ, सड़क पर बैठी थी। उसकी नजरें बेमकसद सी कहीं खोई हुई थीं, जैसे कि वो खुद को ही पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैं तो शॉक्ड रह गया था, जैसे मेरी आंखों के सामने कोई भयानक सपना चल रहा हो। ये कैसे मुमकिन था? ये इस हालत में यहाँ पर क्यों बैठी थी? जगदीश मलिक ने उनके साथ क्या किया? क्या वो वाकई जिंदा थी? उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ सांस लेने वाली लाश हो। मेरी आंखों के सामने वो पल घूम गए जब सालों पहले उन्होंने वो काले चमड़े का बैग मेरे हवाले किया था और कहा था कि ये बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। मगर फिर वो कभी वापस ना आई और आज जब वो वापस मुझे मिली तो ऐसी हालत में कि मुझे फिर एक चीख सुनाई दी जो मेरे कानों में गूंजने लगी थी। ये आस पास के लोगों की बातें नहीं थी, बल्कि मेरे अंदर ही कहीं कुछ चीख रहा था। क्या तुमने सही किया? सालों तक तुम इस बैग की रखवाली करते रहे मगर उस औरत की हिफाजत ना कर सके। जिस चीज को तुम संभाल रहे थे, जिसकी वो मालकिन थी, क्या तुमने उसकी ढूंढने की कोशिश की? क्या तुमने उसे ढूंढा? बस तुम उसका इंतजार ही करते रहे कि वो एक दिन खुद आकर कहेगी कि बेटा मेरी अमानत दे दो। मेरे अंदर अब एक तूफान उठ रहा था। मेरा अपना ही ज़मीर मुझे चीख चीख कर झंझोड़ रहा था। और इस वक्त मुझे अपनी माँ की वो आखिरी रात याद आई। वो रात जब वो बहुत कमज़ोर हो गई थी, जब मैं उनका हाथ थाम कर बैठा था। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा याद रखना, सब कुछ बदल सकता है मगर सच कभी नहीं बदलता। अगर किसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करना, चाहे वक्त कितना ही बदल जाए। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि उस रात के बाद से मैं अपनी माँ की दुआओं से अलग हो गया था। और आज मैं जगदीश साहब की पत्नी को इस हाल में देखकर खुद को बहुत ही कमज़ोर महसूस कर रहा था। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा खोला। गाड़ियों के हॉर्न बजने लगे। सिग्नल मिल चुका था, मगर मैं जैसे इस पल में कैद हो गया था। मेरे ज़मीर ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और तुरंत ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला, तेजी से उनकी तरफ बढ़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये वही औरत थी, मगर वक्त ने उनके चेहरे पर जो कहानी लिखी थी वो बहुत दर्दनाक थी। मेरा दिल धक्क से रह गया था। ये जगदीश की पत्नी थी। वो कैसे यहाँ पर आ गई? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। जो कभी कीमती गाड़ियों में घूमती थी, जो किसी जमाने में बहुत ही नरम और महंगे कपड़ों से सजी धजी रहती थी, आज वही औरत भिखारिनों की तरह जमीन पर बैठी थी और वो लोगों की तरफ दयनीय नजरों से देख रही थी, लेकिन कोई भी उन्हें पहचानने को तैयार नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे।
दिल में हजारों सवाल उठने लगे। ये क्या हो गया? वो कहाँ गायब हो गई थी? क्या जगदीश साहब ने उन्हें छोड़ दिया था या कोई और मुसीबत उन पर टूट पड़ी थी? मेरे दिमाग में सालों पुरानी बातें ताजा हो गईं। वो पल जब उन्होंने वो बैग मेरे पास रखवाया था, उनकी वो घबराई हुई आवाज, उनकी आंखों में छुपी हुई बेचारगी। मैं भागकर उनके पास गया। सिग्नल खुल चुका था, गाड़ियां हरकत में आ चुकी थीं, लेकिन मैंने एक पल भी नहीं गंवाया और मैं सब उनके सामने घुटने टेक कर बैठ गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी गुमशुदा चीज को पा लिया हो। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा और जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उनकी आंखों में चमक उभर आई, जैसे कि वक्त के पर्दे अब अलग हो गए। तुम? ये कहकर उनके होंठ कपकपाए। मैंने बेताबी से कहा, मेम साहब मैं वही हूँ, वही जो आपसे सालों पहले मिला था, जो रेडी पर पकौड़े बेचता था। क्या आपको याद है, आपने एक दिन मेरे पास एक बैग रखवाया था? ये सुनते ही उनके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून छा गया। वो मुस्कुराई। एक उदास मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई। तुमने वो बैग अभी तक संभाल कर रखा है? मैंने उनकी इस बात पर सर हिलाया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ मेम साहब, वो आज भी मेरे पास है। मैंने उसे कभी नहीं खोला। मैंने इंतजार किया कि एक दिन आप आएंगी और उस बैग को वापस लेंगी। वो धीरे से बोली, जैसे कि उनके हर एक शब्द के साथ कोई पुरानी याद या कोई जख्म झलक रहा हो। मेरी दुनिया बदल गई। बेटा, जगदीश ने मुझे छोड़ दिया। मेरे पास सब कुछ था, मगर वो सब कुछ लुट गया और अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैं यहाँ हूँ, लेकिन मैं कहीं की नहीं रही। उनके शब्द मेरे दिल को चुभ रहे थे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने अपना सर झुका लिया। वो बैग जो मैंने तुम्हारे पास रखवाया था, वो ही मेरी आखिरी उम्मीद थी, मगर मैं उसे लेने वापस नहीं आ सकी। जगदीश को पता चल गया था कि वो बैग मेरे पास था और उसने मुझे सब कुछ छीन लिया। अब मैं दूसरों के ऊपर निर्भर हो गई और सड़कों पर आ गई। कोई मुझे पहचानता भी नहीं। मैं तो दंग रह गया। ये भाग्य का कैसा खेल था। अब मेरे लिए एक पल भी गंवाना मुमकिन नहीं था। मेम साहब मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपकी अमानत लौटा दूंगा। उन्होंने थके हुए लहजे में कहा। अब कैसी अमानत बेटा, सब कुछ तो खत्म हो चुका है। मगर मैंने उनसे बहुत जिद की। नहीं, जो चीज आपकी थी वो आपको वापस मिलेगी, चाहे जो भी हो। मैं उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने ऑफिस ले आया। वो खामोश बैठी रही, जैसे सालों की तकलीफ उनकी रूह में गहराई तक जम चुकी हो। मैंने जल्दी से अलमारी खोली और बैग निकाला, जो सालों से मेरी जिंदगी का हिस्सा बना हुआ था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने मिट्टी से सने हुए उस काले चमड़े के बैग को उनके सामने रख दिया। ये लीजिए मेम साहब, आपकी अमानत। उन्होंने बैग को देखा जैसे किसी खोई हुई चीज को दोबारा पा लिया हो। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सी रोशनी थी। इसे एक बार खोल कर तो देखो बेटा। फिर मेरे हाथ पसीने से भीग चुके थे। मैंने कांपते हाथों से बैग की जिप खोली और जैसे ही मैंने बैग का मुंह खोला, एक अजीब सी ठंडी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई थी। ये वो पल था जिससे मैं सालों से बचता आया था। वो राज जो मैंने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की थी, आज वो खुद ब खुद मेरे सामने खुलने वाला था। और जैसे ही मैंने उस बैग के अंदर झांका, मेरे दिल की धड़कनें थम गई थीं। बैग के अंदर कुछ पुराने कागजात थे जिनकी हालत खराब थी, कुछ खस्ता हाल दस्तावेज थे और एक छोटा सा लोहे का बॉक्स पड़ा था। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा दर्दनाक थी, वो थी एक पुराना खून से सना हुआ कपड़ा, जिस पर वक्त की धूल जम चुकी थी। मेरी तो सांसें ही रुक गईं। ये क्या है? मैंने डरती आवाज में पूछा। जगदीश की पत्नी खामोश बैठी रही, जैसे कि उनकी आत्मा कहीं दूर जा चुकी हो। फिर उन्होंने धीरे से अपना सर उठाया। उनकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ये मेरे बेटे का खून है बेटा। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया। आपका बेटा? मैंने हैरानी से फिर दोहराया। मगर जगदीश साहब का तो कोई बेटा नहीं था। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, नहीं, ये वो हकीकत है जो दुनिया से छुपाई गई। जगदीश ने मेरी कोख से जन्म लेने वाले मेरे दिल के टुकड़े को मार दिया। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई। क्या? मैं बहुत ही मुश्किल से बोल पाया था। उन्होंने कांपते हाथों से बैग से पुराना कागज निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने जल्दी से उसे पढ़ना शुरू किया। ये एक पुराना मेडिकल रिपोर्ट था, जिसमें एक बच्चे की पैदाइश के बारे में बताया गया था, मगर उसमें से बच्चे का नाम गायब था। फिर उन्होंने दूसरा कागज निकाला, जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो एक पुलिस की रिपोर्ट थी जो कभी भी दर्ज नहीं की जा सकी। ये मेरे बेटे की मौत की रिपोर्ट थी, मगर जगदीश ने अपने ताकत के बलबूते पर इस रिपोर्ट को दबा दिया। ये सब कैसे हुआ? मैंने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, मेम साहब मुझे सब कुछ बताइए।
मैं सब जानना चाहता हूँ कि ये सब कैसे हुआ। ये सुनकर वो जैसे कई सालों पीछे चली गई। मैं एक अमीर परिवार से ताल्लुक रखती थी। मेरे पिता के देहांत के बाद मैं अपने पति के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। मेरा पति एक ईमानदार और शरीफ इंसान था जो मुझसे सच्चा प्यार करता था, मगर शायद मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मेरे पति का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया और फिर मैं इस दुनिया में अकेली रह गई, अपने छोटे से बेटे के साथ, जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी। मेरे पति अपनी सारी दौलत और जायदाद अपने बेटे के नाम पर करके गए थे और अब मैं उनके इतने बड़े कारोबार और दौलत की रखवाली बन गई थी जब तक मेरा बेटा बड़ा ना हो जाता। और फिर यही वो पल था जब जगदीश मेरी जिंदगी में आया। जगदीश ने मेरे दुख के समय में मुझे सहारा दिया, मेरी तन्हाई का फायदा उठाया, मेरी इज्जत, मेरी दौलत और मेरे विश्वास को जीतने की पूरी कोशिश की। मगर असल में तो उसका मकसद मेरी मोहब्बत नहीं था, बल्कि उसका मकसद मेरी दौलत था। जगदीश ने मुझसे शादी कर ली, मगर सच्चाई में तो वो मेरे दिल का नहीं, मेरे बैंक अकाउंट का मालिक बनना चाहता था। पहले तो सब कुछ ठीक लगा। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरा दुख बांटता था और मेरा हमसफर बनने का ड्रामा करता रहा। लेकिन जगदीश के सब्र का पैमाना उस दिन भर गया जब उसे ये पता चला कि मेरी सारी दौलत मेरे बेटे के नाम पर है। वो एक पल में ही बिल्कुल बदल गया। उसकी आंखों में जो नमी थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। अब उसकी आंखों में प्यार नहीं था, लालच था, गुस्सा था और एक साजिश थी। पहले दिन से ही जगदीश मेरे बेटे को पसंद नहीं करता था, मगर मैंने उसे नजरअंदाज किया। सोचा कि शायद वो वक्त के साथ बदल जाएगा। जब उसने मेरे वकील से मेरी दौलत के बारे में सब कुछ जान लिया तो उसका रवैया पूरी तरह से बदल गया। ये क्या, तुम्हारी सारी दौलत तुम्हारे बेटे के नाम पर है? उसने सख्त लहजे में पूछा। मैंने धीरे से कहा, हाँ, ये मेरे पहले पति की आखिरी निशानी है और मैं उसका हक उसे देने से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। उस वक्त जगदीश के चेहरे पर जो गुस्सा आ रहा था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। उस दिन मैं समझ गई थी कि अब मेरा बेटा खतरे में है और फिर मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया गया। एक रात मैं अपने बेटे के साथ बैठी थी, वो मेरी बाहों में सो रहा था। तभी दरवाजा धीरे से खुला और जगदीश अंदर आया। उसकी आंखों में कोई रहम नहीं था, कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये बच्चा अगर जिंदा रहा तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ये सुनकर मेरा कलेजा दहल गया। जगदीश, क्या करने जा रहे हो? मैंने चीख कर कहा, मगर उसने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। मेरी दुनिया उजड़ गई। अगली सुबह जगदीश मेरे पास आया। उसका चेहरा ठंडा पड़ा हुआ था, जिस पर कोई भी हाव भाव नहीं थे। तुम्हारा बेटा मर गया है, बस। उसने बड़े ही आम से शब्दों में ये बात कही, जैसे कि ये बात बहुत मामूली हो। ये सुनकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। मैं चीख पड़ी और अपना सर दीवारों से टकराने लगी, मगर वो खड़ा रहा, जैसे कि मैं एक तमाशा हूँ, जैसे कि ये सब कुछ तो पहले से तय था। जब मैंने सब कुछ खो दिया तो मुझे कुछ भी समझ न आया, लेकिन अभी भी एक चीज बची थी। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है, मगर मैं जगदीश को सजा देना चाहती थी। मैंने अपनी बची हुई ताकत को जुटाया और वो सारे दस्तावेज, वकील के कागजात और सबूत जो मेरी जायदाद मेरे बेटे के नाम पर है, ये साबित करने वाले थे, मैंने एक बैग में रखे और ये वही काला चमड़े का बैग था। मुझे मालूम था कि जगदीश मुझ पर भी हाथ डालेगा, वो मुझे भी खत्म कर देगा ताकि कोई भी उसके खिलाफ खड़ा ना हो सके। इसीलिए मैंने वो बैग छुपा दिया और जान बचाकर भाग गई। और तब मैंने एक अजनबी पर भरोसा किया। मैंने तुम्हें देखा, एक सादा सा ईमानदार इंसान जो अपनी जिंदगी की रोटी कमाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा था। मैंने तुम पर भरोसा किया। मैंने वो काला बैग तुम्हें दिया और कहा कि मेरे लिए बहुत कीमती है, इसे संभाल कर रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगी। और फिर मैं वहां से गायब हो गई, क्योंकि जगदीश से मुझे अपनी जान का खतरा था। जब मैं अपनी अमानत लेने आई थी, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब मैं यहाँ पर हूँ, इस फुटपाथ पर बैठकर रोटी के कुछ टुकड़े बीनने के लिए मजबूर हूँ। और वो जगदीश अभी भी अपनी दौलत के नशे में चूर, ताकत के नशे में मदहोश एक कामयाब इंसान बना बैठा है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि तुमने वो अमानत संभाल कर रखी है। अब वक्त आ गया है कि जगदीश से उसके हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाए। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये बैग मैंने तब छुपाया जब मैंने वो खून से सने कपड़े देखे थे और इन दस्तावेजों को संभाला था कि किसी दिन अगर मैं जिंदा रहती तो दुनिया को यह सच बता सकूं। मैंने कहा, लेकिन आप फिर ये बैग मेरे पास रखवा कर चली क्यों गई? मैंने सवाल किया। वो बोली, क्योंकि जगदीश को मालूम पड़ गया था
कि मेरे पास सबूत हैं। वो मुझे मारना चाहता था, मुझे खत्म करना चाहता था। मैंने किसी तरह वो बैग निकाला और उसे तुम्हारे पास रखवा दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम एक ईमानदार इंसान हो और तुम इसकी हिफाजत करोगे। और फिर मैं खुद को बचाने के लिए भागती रही, यहाँ वहाँ छुपती रही, और आखिरकार मैंने सब कुछ खो दिया। अब क्या होगा, मैं ये सोचते हुए बैठ गया। मेम साहब, अब आप क्या करेंगी? उन्होंने अपना सर उठाया। उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। इंतकाम या इंसाफ, अब मैं करूंगी जो बरसों पहले मुझे कर लेना चाहिए था। मैं ये सबूत लेकर जगदीश को बेनकाब करूंगी। मैं जानता था कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। जगदीश मलिक एक बहुत बड़ी शख्सियत था। वो ताकतवर था, वो रसूख रखने वाला आदमी था। अगर उसका ये राज खुला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता था। अब मेरे सामने बस एक फैसला था कि क्या मैं इस लड़ाई में मेम साहब का साथ दूं? क्या मैं जगदीश जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाऊं, या मैं खामोश रहकर अपनी कामयाब जिंदगी का लुत्फ उठाऊं? मेरे अंदर जंग छिड़ चुकी थी। बैग का राज खुल चुका था और मेरे सामने एक खौफनाक हकीकत पड़ी थी। जगदीश साहब ने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया था और इस जुर्म के तमाम सबूत बरसों से मेरे पास सुरक्षित थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बैग जो मैंने अमानत समझकर संभाला था, वो एक ऐसी कयामत का गवाह होगा जो इंसानियत को झंझोड़ कर रख देगी। मेरे दिल में एक कसमकस चल रही थी। क्या मैं जगदीश जैसे आदमी के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ? क्या मैं अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर सच्चाई का साथ दूं, या मैं खामोश रहूं और ये मामला यहीं पर छोड़ दूं? मेम साहब ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में दर्द था, मगर साथ ही एक प्रार्थना भी थी, जैसे वो उम्मीद कर रही हो कि मैं उन्हें अकेला ना छोड़ूं। वो बोली, बेटा, अब ये फैसला तुम्हें करना है। मैं जानती हूँ कि जगदीश ताकतवर इंसान है तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, मगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वही ईमानदार इंसान हो जिसने सालों तक मेरी अमानत की हिफाजत की। ये सुनकर मेरे पूरे शरीर में एक बहुत झुरझुरी सी दौड़ गई। ये फैसला आसान नहीं था, मगर मेरे नसीब में शायद यही लिखा था। जगदीश एक बहुत बड़ा कारोबारी था। वो एक ऐसा आदमी था जिसके पीछे बड़े बड़े राजनेता, पुलिस और कई ताकतवर लोग खड़े थे। उसके खिलाफ कोई कदम उठाना मतलब खुद को खतरे में डालने के बराबर था। मेम साहब, अगर हमने ये राज सबको बता दिया तो जगदीश हमें खत्म करने में एक पल भी नहीं लगाएगा। उन्होंने सांस ली। मैं जानती हूँ, मगर क्या ये खौफनाक सच्चाई सबके लाने से हमें रोक सकता है? अगर मैं ये सब बर्दाश्त कर सकती हूँ तो तुम क्यों नहीं? मेरे पास अब कोई जवाब नहीं था। मुझे अब अपनी जिंदगी बहुत मुश्किल में डूबी लग रही थी। लोगों को मैंने कई तरह की धोखाधड़ी करते देखा था, मगर आज जो कसमकस मेरे दिल में थी वो सबसे बड़ी थी। क्या मैं अपनी कामयाबी, अपनी इज्जत और अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकता था? मैं खामोश था और वो मुझे देख रही थी, जैसे कि मेरे अंदर उठ रहे तूफान को पढ़ रही हूँ। बेटा, तुम जो भी फैसला करो मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मगर याद रखो, कई बार जुल्म को देखकर खामोश रहना सबसे बड़ा गुनाह होता है। उनकी ये बात मेरे दिल में तीर की तरह लगी। उस रात मैं सो ना सका। मेरे जहन में बार बार वो पल आ रहा था जब जगदीश की पत्नी ने मेरे हाथ में वो खून से सना हुआ कपड़ा दिया था, जब मैंने वो दस्तावेज देखे थे जो जगदीश के गुनाहों की गवाही दे रहे थे। मैं अपने उन दिनों को याद करने लगा जब मैं एक पकौड़ा बेचने वाला था, और आज जब मैं कामयाब होटल चेन का मालिक था, तो ये कामयाबी अब मुझे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने से रोक रही थी। तो फिर क्या फायदा ऐसी कामयाबी का? मैं मेम साहब को बुलाया और उनके सामने बैठकर कहा, मेम साहब, मैंने फैसला कर लिया है। हम जगदीश के खिलाफ खड़े होंगे। ये सुनकर उनकी आंखों में खुशी थी और खौफ भी था जो एक साथ झलक रहा था। मगर ये आसान नहीं होगा बेटा, मुझे परवाह नहीं है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। अगर मैं सच का साथ ना दे सका तो सारी जिंदगी में अपने जमीर का बोझ उठाता रहूंगा। मैंने ये अमानत बरसों संभाली है और अब वक्त आ गया है कि इसे मैं वहां पहुंचाऊं जहां इसका हक बनता है। हमें अब ऐसे किसी शख्स की जरूरत है जो जगदीश के खिलाफ केस लड़ सके, मगर ऐसा वकील मिलना आसान नहीं था। मैंने अपने कुछ काबिल और भरोसेमंद दोस्तों से बात की और फिर एक ऐसे वकील का पता लगाया जो जुल्म के खिलाफ केसेस लड़ने में पूरे शहर में मशहूर था। मैंने बैग के तमाम सबूत वकील को दिए और जब उन्होंने वो दस्तावेज देखे तो उनके चेहरे पर भी हैरत नाचने लगी थी। ये केस जीतना आसान नहीं होगा, वकील ने कहा। जगदीश के पास ताकत है, पैसा है और सबसे बढ़कर वो जानता है कि अपनी सच्चाई को कैसे छुपाना है। हमें इस बात की परवाह नहीं है, मैंने मजबूत लहजे में कहा। ये केस जीतना नहीं है बल्कि इंसाफ दिलवाना है। हमने जैसे ही केस दर्ज करवाया
उसी रात मेरे घर के बाहर कई गाड़ियां आकर रुक गईं। मेरे गार्ड ने आकर बताया कि कुछ लोग मेरे बारे में पूछ रहे थे। जगदीश को खबर हो चुकी थी। अगली सुबह मुझे एक अनजान नंबर से फोन आया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फोन के दूसरी तरफ एक कड़क आवाज थी। मैं खामोश रहा। ये जो खेल तुम खेल रहे हो, इसका अंजाम तुम्हें अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर पैसा चाहिए तो बताओ, कितनी रकम चाहिए, और ये केस वापस ले लो। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने कहा, मेरी कोई कीमत नहीं लगती जगदीश साहब। जो सच है वो सबके सामने आएगा। दूसरी तरफ कुछ लम्हे के लिए खामोशी छाई रही। फिर एक और धमकी दी गई। अगर तुम पीछे नहीं हटे तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। फोन कट चुका था, मगर मैं पीछे हटने वाला नहीं था। ये जगदीश की पहली चाल थी। वो जानता था कि मैं उसके खिलाफ खड़े होने का फैसला कर चुका हूँ और अब वो मुझे रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया था कि अब मैं किसी की भी धमकी से डरने वाला नहीं हूँ। जगदीश की धमकी मेरे कानों में गूंज रही थी। अगर तुम नहीं माने तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। मेरे हाथ में मोबाइल था, मगर मेरा दिमाग किसी और ही दुनिया में चला गया था। क्या मैंने सही फैसला किया था? क्या मैं एक ऐसी जंग में कूद चुका था जिसका अंजाम बर्बादी के सिवा कुछ भी नहीं था? लेकिन अगले ही पल मेरे अंदर एक गुस्से की लहर दौड़ गई। यही तो खौफ है जिसकी वजह से कई बार ऐसे जुल्म करने वाले लोग और ताकतवर बन जाते हैं और बेचारे कमजोर लोग सारी जिंदगी खामोशी से गुजार देते हैं। मगर मैं खामोश नहीं रह सकता। अगली सुबह मैं वकील के ऑफिस पहुंचा। मेम साहब पहले से वहां मौजूद थीं। उनके चेहरे पर थकन थी, मगर एक उम्मीद की किरण भी झलक रही थी। क्या हुआ? जगदीश का फोन आया था? उन्होंने पूछा। मैंने इस बात पर हाँ में सिर हिला दिया। उसने धमकी दी है कि केस वापस लो वरना अंजाम बुरा होगा। वकील ने गहरी सांस ली। ये तो होना ही था। वो खतरनाक आदमी है और वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो फिर क्या करें? मैंने बेचैनी से पूछा। वकील ने एक मुस्कुराती हुई नजर से मुझे देखा, जैसे कि वो मेरे दिल की बेकरारी को समझ रहा हो। हम ये केस आगे बढ़ाएंगे, लेकिन होशियारी से। जगदीश को अंदाजा नहीं होने देना है कि हम कौन कौन से पत्ते खेलने वाले हैं। हमारा पहला कदम होगा कि अपने साथ मीडिया को मिलाना है और सच को दुनिया तक पहुंचाना है। जगदीश के खिलाफ केस अदालत में दायर हो चुका था, लेकिन हम जानते थे कि कानूनी जंग में वो अपने सारे बड़े बड़े संबंधों और पैसों का इस्तेमाल करने वाला है और इसीलिए हमें जनता की ताकत की जरूरत थी। हमने एक बहुत बड़े रिपोर्टर से मुलाकात की जो कि करप्शन और जुल्म के खिलाफ अपनी बेबाक रिपोर्टिंग के लिए मशहूर था। जब मैंने उसे जगदीश की कहानी सुनाई तो वो मुझे गौर से देखने लगा। कि आपके पास सबूत है? उसने संजीदा लहजे में पूछा। मैंने उसे बैग से वो खून से सना कपड़ा, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट निकालकर उसके सामने रख दी। ये सब कुछ है मेरे पास और ये जगदीश की हकीकत है जो सालों तक छुपी रही। उस रिपोर्टर ने वो सारे कागजात देखे और एक पल के लिए खामोश हो गया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये कहानी मैं छापूंगा, लेकिन सोच लो, इसके बाद तुम पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जगदीश सिर्फ धमकियां नहीं देता है, वो उन धमकियों पर अमल भी करता है और तुम्हें तैयार रहना होगा। इस खबर के अखबार में छपने के सिर्फ एक दिन के बाद ही मेरे सबसे बड़े होटल के ब्रांच में अचानक से जबरदस्ती छापा मारा गया। पुलिस ने मुझ पर टैक्स चोरी करने और गैर कानूनी कारोबार करने का इल्जाम लगाकर मेरे होटल को सील कर दिया। ये जगदीश की पहली चाल थी। मेम साहब मेरे पास आईं। उनके चेहरे पर परेशानी थी। बेटा, मैंने कहा था ना कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा। मैंने गहरी सांस ली। मेम साहब, मैं जानता था कि ऐसा होगा, लेकिन अब हम पीछे नहीं हट सकते। वकील ने हमें फौरन ही अदालत में अपनी बात रखने की राय दी और हमने जगदीश के खिलाफ मजबूत सबूत अदालत में जमा करवा दिए। हमने सिर्फ अदालत में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी सच को फैलाना शुरू कर दिया। जस्टिस फॉर द लॉस्ट चाइल्ड, एक्सपोज जगदीश हैशटैग वायरल होने लगा। लोग जगदीश के खिलाफ सवाल उठाने लगे। एक रात जब मैं अपने ऑफिस में बैठा था, अचानक मेरा फोन बजा। वो एक अनजान नंबर था। सुन लो पकौड़े वाले, तुम जितना आगे जाओगे तुम्हारी तबाही उतनी ही बड़ी होगी। तुम्हें जो करना है तुमने कर लिया। अब ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अभी भी वक्त है। केस वापस ले लो, वरना ना तुम रहोगे और ना तुम्हारा ये सच। मैंने फोन बंद कर दिया, लेकिन मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक जंग का ऐलान था। अगली सुबह जब मैं अपने होटल के बाहर खड़ा था, तभी एक काले रंग की कार मेरे करीब से गुजरी और अचानक
लड़ाई शुरू हो गई, गोलियां चलने लगीं और फिर मेरे सर के पास से गोली गुजरी। मैं फौरन जमीन पर गिर गया। लोग चीखने लगे, सब तरफ अफरा तफरी सी मच गई। तो बहुत ही बुरा माहौल एक भयानक मंजर में बदल गया। ये जगदीश का वो संदेश था जिसे मैं समझ जाऊं कि अब वो मुझे मारने में भी देर नहीं करेगा। मेरे गार्डों ने मुझे फौरन से गाड़ी में डाला और एक सुरक्षित जगह ले गए। मेम साहब ये सुनकर बहुत घबरा गई। बस अब बहुत हो गया, मैं अदालत में जाकर खुद गवाही दूंगी। मैंने उन्हें रोका, मेम साहब ये बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब मैं और ज्यादा खामोश नहीं रह सकती बेटा। ये केस तुमने नहीं मैंने दर्ज करवाया था। मेरे जिस बेटे को जगदीश ने मुझसे छीन लिया, अब मैं उसकी माँ होने का हक अदा करूंगी। उनकी आंखों में एक ऐसा जुनून था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। हमने फैसला कर लिया था कि अब हम पीछे नहीं हटेंगे। जगदीश जो खेल खेल रहा था वो खेल अब हम उसके खिलाफ खेलने वाले थे। इस मुकदमे का फैसला या तो अदालत करेगी या फिर किस्मत इसका फैसला करेगी, लेकिन अब हम हार नहीं मानेंगे। ये मुकदमा अब अपने आखिरी मोड़ पर दाखिल हो चुका था। जगदीश ने मुझे मनाने की पूरी कोशिश कर ली थी, मेरे होटल बंद करवा दिए थे, बहुत सारी धमकियां दी थी, यहाँ तक कि जान से मारने की कोशिश भी की थी, मगर मैं और मेम साहब पीछे हटने वाले नहीं थे। हमने वो सब कुछ खो दिया था जिसे खोने का हमें डर था। अब बस सिर्फ एक चीज बची थी, इंसानियत। जगदीश के खिलाफ केस की पहली बार कायदे से पेशगी होने वाली थी। ये वो मौका था जब मेम साहब को अदालत में खड़े होकर अपनी गवाही देनी थी। वो सच जो वर्षों से दबाया गया था उसे सबके सामने लाना था। अदालत के बाहर मीडिया के कैमरा रिपोर्टर्स और जनता बहुत बड़ी तादाद में जमा थी। ये केस अब एक मामूली केस नहीं रह गया था, ये एक बहुत बड़े जालिम इंसान के खिलाफ इंसान की जंग बन चुका था। जब मेम साहब को गवाही के लिए बुलाया गया तो मैंने देखा कि उनके कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, मगर आंखों में जो गुस्सा था, जो जुनून था, वो किसी पहाड़ से कम नहीं था। वकील साहब ने कहा, मेम साहब अब आप अदालत को बता सकती हैं क्या आपके बेटे के साथ क्या हुआ? मेम साहब ने एक पल के लिए खामोशी ओढ़ी। उनके हाथ कांप रहे थे मगर आंखों में जुनून था। उन्होंने जगदीश की तरफ देखा, वही जगदीश जो हमेशा एक ताकतवर और बेखौफ नजर आता था, आज पहली बार बेचैन लग रहा था। फिर मेम साहब ने बहुत सच बोल दिया जो बरसों से दबाया जा रहा था। मेरा बेटा 5 साल का था जब जगदीश से मैंने दूसरी शादी की थी। एक दिन मेरा बच्चा मेरी गोद में सो रहा था जब ये जालिम इंसान उसे मुझसे छीन कर ले गया और उसे मार दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरी दौलत उसके हाथों से निकलकर किसी और के पास चली जाए। अदालत में एक लम्हे के लिए सन्नाटा सा छा गया। क्या आपके पास इसका कोई सबूत है? जज ने संजीदगी से पूछा। मेम साहब ने एक लम्हे के लिए मेरी तरफ देखा। मैंने आगे बढ़कर वो काले चमड़े का बैग पेश कर दिया जिसमें मैंने वो अमानत बरसों से संभाल कर रखी थी। ये सबूत है जज साहब, ये वो दस्तावेज हैं जो मेरे पहले पति ने तैयार करवाए थे, वो कानूनी कागजात जिनमें सब लिखा था कि मेरी दौलत का असली वारिस मेरा बेटा है, ना कि जगदीश। ये बहुत सारे कागजात हैं जिन्हें जगदीश ने मुझसे छीना और जलाने की कोशिश की थी, मगर मैं उन्हें बचाकर ले आई। अदालत में लोग आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। जगदीश के वकील ने फौरन विरोध उठाया, ये झूठ है, इन दस्तावेजों का जगदीश के मामले से कोई भी रिश्ता नहीं है। इनमें कहाँ लिखा है कि जगदीश ने ये खून किया है? मेम साहब ने सर उठाया। अगर झूठ है तो जगदीश ये बताने की कोशिश करे कि मेरा बेटा कहाँ है, वो क्यों अचानक गायब हो गया, क्यों मैं आज अदालत में खड़ी हूँ जबकि असली वारिस यहाँ नहीं है। जज ने गहरी नजरों से जगदीश को देखा और फिर कहा, क्या आपके पास इस बात के खिलाफ कोई और मजबूत सबूत है? मेम साहब एक लम्हे के लिए थकी हुई सी नीचे देखने लगी, मगर फिर वो बुलंद आवाज में बोली, जज साहब मैं आपको सबूत दे सकती हूँ। जब अदालत में सच बोला गया, मेम साहब ने अपनी शॉल में हाथ डाला और एक पुराना मोबाइल निकाला जिसकी स्क्रीन टूटी हुई थी मगर वो अभी भी काम कर रहा था। ये वो मोबाइल है जिसमें जगदीश की वो बातचीत सुरक्षित है जो उसने मेरे बेटे को कत्ल से पहले अपने आदमियों के साथ की थी। अदालत में एक बार फिर से खुसुर फुसुर होने लगी। वकील ने मोबाइल लिया और अदालत की इजाजत से ऑडियो चलाई गई। जगदीश की तेज आवाज अदालत में गूंजी, ये लड़का जिंदा रहा तो मेरी सारी दौलत खत्म हो जाएगी, वो बड़ा हुआ तो सब कुछ उसके हाथ में चला जाएगा। मैंने उसकी माँ से शादी सिर्फ और सिर्फ दौलत के लिए की थी, ना कि उसके मनहूस बच्चे के लिए। उसका वजूद खत्म करना बहुत जरूरी है। ये सुनकर अदालत में सनसनी फैल गई।
یہ وہ ثبوت تھا جو جگدیش کے چہرے سے طاقت اور غرور کا آخری نقاب بھی اتار چکا تھا۔ جگدیش جو اس پوری کارروائی کے دوران خاموش تھا، اچانک اپنی کرسی سے اٹھا اور چیخا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے کھیل کھیل رہی ہے۔ میں عدالت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کیس کو فوراً خارج کر دیا جائے۔ جج نے ایک پل اسے غور سے دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولے، اگر تمہیں یقین ہے یہ سارے الزام جھوٹے ہیں تو تم عدالت کو بتاؤ کہ وہ لڑکا کہاں ہے۔ یہ سن کر جگدیش کا رنگ بدل گیا، وہ ایک پل خاموش ہو گیا، پھر جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ وہ لڑکا کہیں چلا گیا تھا، وہ گھر سے بھاگ گیا تھا۔ میم صاحب نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر بتاؤ اس رات میرے کمرے میں آ کر تم نے کیا کیا تھا؟ وہ خون کے دھبے میرے بیٹے کے کپڑوں پر کیوں تھے؟ اگر وہ بھاگا تھا تو پھر اسے دوبارہ کبھی کیوں نہیں دیکھا گیا؟ جج نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا، پھر گہری سانس لے کر فیصلہ سنایا۔ جگدیش کو ترنت حراست میں لیا جائے اور اس کیس کی اچھے سے تحقیقات کی جائے۔ یہ عدالت جگدیش پر قتل کے ثبوت مٹانے اور دھمکیاں دینے کے سارے الزاموں کو لگاتی ہے۔ پولیس فوراً آگے بڑھی اور تب جگدیش کی آنکھوں میں پہلی بار خوف نظر آیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ چلایا، مگر اب اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ آخرکار انصاف مل گیا تھا۔ جب عدالت برخاست ہوئی تو میں نے میم صاحب کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی اور سکون کے آنسو تھے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کہا، بیٹا اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ کبھی بھی نہیں کر پاتی۔ تم نے میری امانت سنبھالی اور اسے صحیح جگہ پہنچایا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، میم صاحب یہ صرف آپ کی جنگ نہیں تھی، یہ ہر اس انسان کی جنگ تھی جو سچ کے لیے لڑنا چاہتا ہے۔ سب کچھ ختم ہو چکا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ کہانی صرف جگدیش کے جیل جانے پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ایک ایماندار انسان کی کہانی تھی جو ایک امانت کو برسوں سے سنبھالے رہا، صرف اس لیے کہ سچ ایک دن دنیا کے سامنے آ سکے۔ یہ کہانی ایک ماں کی تھی جس نے اپنے بیٹے کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی اس سبق کی تھی کہ سچ کو دبایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ دوستوں، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے۔ دھنیہ واد۔